हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 12 का इतिहास का सीबीएसई की तरफ से आया हुआ सैम्पल पेपर कराने जा रहा हूँ। खंड का के क्वेश्चन और खंड गा खा के क्वेश्चन ये मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा था प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाके इनको देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम खंड गा के क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए हम खंड गा का पहला क्वेश्चन देखते हैं। खंड गा में टोटल 3 प्रश्न आपके आएंगे जो 8 मार्क्स के होंगे और हर एक क्वेश्चन में आपको चॉइस दी जाएगी। तो खंड गा का पहला क्वेश्चन है 28 का ए कि मौर्य प्रशासन जो था उसकी आपको विशेषता बतानी है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो आइए मौर्य प्रशासन की विशेषता देखते हैं। सबसे पहली जो विशेषता थी कि साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, अर्थात सबकी राजधानी थी। पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी और तोसली और सिमड़गिरी थे। ये संभावना है कि प्रशासनिक नियंत्रण राजधानियों प्रांतीय केंद्रों के आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मजबूत था। इन केंद्रों को सावधानीपूर्वक चुना गया था। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों ही महत्वपूर्ण लंबी दूरी के व्यापार मार्गों पर स्थित थे, जबकि सिमड़गिरी शाब्दिक रूप से स्वर्ण पर्वत संभवतः कर्नाटक की सोने की खदानों के लिए महत्वपूर्ण था। संचार प्रणाली भूमि और नदी दोनों मार्गों पर मौजूद थी और ये साम्राज्य के अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी थी। क्योंकि केंद्र से प्रांतों तक की यात्रा में लंबा समय लग सकता था, इसलिए यात्रियों के लिए भोजन और सुरक्षा की व्यवस्था भी थी। ये स्पष्ट है कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सैन्य एक महत्वपूर्ण साधन थे। मेगास्थनीस ने सैन्य गतिविधि के संचालन के लिए एक समिति और 6 उपसमिति के बारे में उल्लेख किया है। इनमें से एक नौसेना की देखभाल भी करती थी, दूसरी परिवहन का प्रबंधन देखती थी, तीसरी सैनिक पैदल जो सैनिक होते थे उन पर नज़र रखती थी, चौथी जो थी घोड़ों और 5वीं रथों और 6ठी हाथियों के लिए जिम्मेदारी उठाती थी। दूसरी उपसमिति की गतिविधि काफ़ी विविध थी, जैसे कि उपकरण ले जाने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारा जुटाना और सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों को क्या करना, नियुक्त करना। तो ये थी इसकी विशेषताएं। आइए इसी की चॉइस में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो आपसे पूछा गया है कि आधुनिक इतिहासकार मगध शक्ति के विकास और उत्थान की व्याख्या कैसे करता है। इसको आपको संक्षेप में समझाना है। तो 6वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध यानी कि जो बिहार के नाम से जाना जाता है आज के टाइम पे, सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि और इसके क्या कारण थे वो हम देखते हैं। पहला कारण था कि मगध ही एक ऐसा क्षेत्र जहाँ खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। इसके अलावा लोहे की खदानें जो आज झारखंड में मौजूद है आसानी से उपलब्ध थी यहाँ पे, और उपकरणों और हथियारों के लिए संसाधन भी यहाँ प्रदान करती थी। सेना का एक महत्वपूर्ण और घटक था हाथी, क्षेत्र के जंगलों में पाए जाते थे। इसके अलावा गंगा और उसकी सहायक नदियाँ सस्ते और सुविधाजनक आवागमन का साधन प्रदान करती थी। हालांकि मगध के बारे में लिखने वाले आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने इसकी शक्ति का श्रेय शासकों की नीतियों को दिया था। महत्वाकांक्षी राजा जिनमें बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मन सबसे प्रसिद्ध शासक थे, उनके मंत्री जिन्होंने उनकी नीतियों को लागू करने में उनकी मदद भी की थी। मगध की 2 राजधानी यानी कि राजगाह जिसे राजगीर और पाटलिपुत्र यानी पटना के अपने अपने लाभ फायदे थे। राजगाह एक किलेबंद शहर था जो पहाड़ियों के बीच में स्थित था, इसलिए इस पर आसानी से कब्जा नहीं किया जा सकता था। पाटलिपुत्र तक गंगा और उनकी सहायक नदियों के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता था। मगध के विकास की परिणति मौर्य साम्राज्य के उदय के रूप में हुई। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने साम्राज्य की स्थापना की थी लगभग 321 ईसा पूर्व में, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक अपना नियंत्रण बढ़ाया, और उनके पोते अशोक जो संभवतः आरंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की, यानी कि जो उड़ीसा है उस पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29 का ए क्वेश्चन कि कृष्णदेव राय जो थे उनका शासन विस्तार सुदृढ़ीकरण की एक विशेषता वाला था। उदाहरण के साथ आपको क्या करना है, इस कथन की पुष्टि करनी है।
तो संगम राजवंश के नाम से पहले राजवंश ने 1485 तक विजयनगर पर नियंत्रण रखा। उन्हें सलूबों सैन्य कमांडरों के द्वारा हटा भी दिया गया, जो 1503 तक सत्ता में रहे, जब उन्हें टुलुओं ने उन्हें हटा दिया। कृष्णदेव राय टुल्लु वंश के थे। उन्होंने 1509 से 1529 तक शासन किया। तुंगभद्रा और कृष्णा नदियाँ के बीच की भूमि 1522 में हासिल भी की गई। उड़ीसा के शासकों को 1514 में परास्त भी कर दिया गया और 1520 में बीजापुर के जो सुल्तान थे उनको बुरी तरह भी हराया। हालांकि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था, लेकिन फिर भी ये आदित्य शांति और समृद्धि की स्थिति में फला फूला। कृष्णदेव राय को कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण और कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम जोड़ने का श्रेय भी दिया जाता है। उन्होंने विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पर नगलपुरम नामक एक उपनगरीय शहर भी बसाया। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय थे, जिन्होंने टुल्लु में शासन कला पर एक कृति लिखी, जिसे अमुक्तलियत के नाम से भी जाना जाता है, और ये तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। हालांकि सुल्तानों की सेनाएं विजयनगर शहर के विनाश के लिए जिम्मेदार थीं, लेकिन धार्मिक मतभेदों के बावजूद सुल्तान और राय के बीच संबंध हमेशा था, अनिवार्य रूप से शत्रुतापूर्व नहीं थे। उदाहरण के लिए जैसे कृष्णदेव राय ने सल्तनत में सत्ता के कुछ दावेदारों का समर्थन भी किया। बरबोसा, पेश, फलनावा, नूजी जैसे कई विदेशी यात्रियों ने विजयनगर साम्राज्य की अच्छी प्रशासन और समृद्धि के बारे में भी लिखा। अंत में ये स्पष्ट है कि कृष्णदेव राय जो थे विजयनगर साम्राज्य के सभी शासकों में सबसे महान शासक थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी की चॉइस में 29B। 15वीं शताब्दी के फारस के शासक के द्वारा कालीकट यानी कि कोझिकोड में भेजा गया दूत अब्दुल रज्जाक किलेबंदी में बहुत प्रभावित हुआ था और उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख भी किया। उपयुक्त कथन के उदाहरण के साथ इसकी क्या करनी है, पुष्टि करनी है। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक के द्वारा कालीकट यानी कि कोझिकोड में भेजे गए दूत अब्दुल रज्जाक किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने किले की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। वो निम्न प्रकार थी। फर्स्ट कि विजयनगर शहर के विभिन्न हिस्सों विशाल किले की दीवारों से घिरे हुए थे। ये किले न केवल शहर बल्कि किसी कृषि क्षेत्र और जंगलों को भी क्या कर रखा था, घेरे हुए थे, और सबसे बाहरी दीवार शहर के आसपास की पहाड़ियों को जोड़ते थे। यह विशाल राजगिरी संरचना थोड़ी सी शुंडाकार थी। निर्माण में कहीं भी गारे या तो किसी वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया गया था। पत्थर के टुकड़े फनाकार थे, जिसके कारण वे अपने स्थान पर आराम से टिके रहते थे। दीवारों के अंदर का भाग मिट्टी और मलबे के कारण मिश्रण का बना हुआ था। वर्गाकार तथा आयताकार बुर्ज बाहर की ओर निकले हुए थे। इस किलेबंदी के बारे में सबसे खास बात यह थी कि इसने कृषि क्षेत्रों को घेर के रखा था, और अब्दुल रज्जाक ने उल्लेख किया कि पहली, दूसरी, तीसरी दीवारों के बीच जुटे हुए खेत, बगीचे और आवास भी हैं। दूसरी किलेबंदी नगरी केंद्रों के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी, और तीसरी से शासकीय केंद्र को घेरा गया था, जिससे महत्वपूर्ण इमारतों के प्रति समूह को अपनी ऊंची दीवारों से घेरा गया। दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह सुरक्षित प्रवेश द्वार भी थे, जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। प्रवेश द्वार विशिष्ट स्थापत्य के नमूने थे, जो अक्सर उन संरचनाओं को परिभाषित करते थे जिनमें प्रवेश को वे नियंत्रित करते थे। पुरातत्वविद ने शहर के अंदर और शहर से बाहर जाने वाली सड़कों का अध्ययन किया। इनकी पहचान प्रवेश द्वारों से होकर जाने वाली रास्तों के अनुरेखण तथा फर्श वाली सड़कों की खोजों से की गई थी। सड़कें आमतौर पर पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों के बीच से होकर ही इधर उधर घूमती थीं। कुछ सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से कई मंदिर के प्रवेश द्वार से आगे बढ़ी हुई थी, और इनके दोनों ओर क्या थे, बाजार थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30A। इस बात पर चर्चा कीजिए कि निजी पाठ आत्मकथाएं हमें किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सारी जानकारी देते हैं। ये सोच सरकारी ब्यौरे से किस तरह से अलग थे, इसको बताना। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कि निजी पत्र और आत्मकथाएं
व्यक्ति के जीवन और विचारों का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। अगर किसी के जीवन के और उसके विचार के बारे में जाना तो उनकी आत्मकथा ही है जिससे हमें पता चलता है। हमारे कई स्वतंत्रता संग्राम नेताओं ने आत्मकथाएं और पत्र लिखे हैं। आज भी उनके और इतिहास के बारे में हमेशा महान अभिलेख हैं। सबसे पहले निजी पत्र। कई पत्र व्यक्तियों को लिखे जाते हैं और इसलिए व्यक्तिगत होते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि जनता के लिए भी होते हैं। कुछ ऐसे पत्र हैं जो पर्सनल तो होते हैं, व्यक्तिगत तो होते हैं, लेकिन कुछ पत्र जनता के लिए भी होते हैं। और पत्रों की भाषा अक्सर इस एहसास से भी तय होती है कि वे एक दिन प्रकाशित हो सकते हैं, उन्हें छापा जा सकता है, और वे हमें किसी व्यक्ति के निजी विचारों के झलक के बारे में, उनके पर्सनल विचारों के बारे में भी हमें वो पत्र बताते हैं। पत्रों में हम लोगों को अपने गुस्सा, दर्द, अपनी निराशा, चिंता, अपनी आशा, कुठाओं को व्यक्त करते हुए देखते हैं। जिस तरह से वे खुद को सार्वजनिक बयानों में व्यक्त नहीं कर सकते, गांधी जी नियमित रूप से अपनी पत्रिका हरिजन में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दूसरे द्वारा लिखे गए पत्रों को प्रकाशित करते थे। नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्हें लिखे गए पुराने पत्रों का एक संकलन भी तैयार किया, जिसका नाम था बंच ऑफ ऑल लेटर्स, यानी कि पुराने पत्रों का पुलिंदा था। इसके बाद आत्मकथाएं। आत्मकथा इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत है। वे हमें अतीत का लेखा जोखा देते हैं, यानी कि मानवीय विवरण के हिसाब से काफ़ी भरपूर होता है। आत्मकथाएं अक्सर स्मृति से लिखी गई पूर्वव्यापी कहानी होती है, और वे हमें बताते हैं कि लेखक क्या याद रख पाया और उसने क्या महत्वपूर्ण समझा, यह क्या बता रहा था, या कोई व्यक्ति कैसे चाहता है कि उसके जीवन को दूसरे लोग देखें और समझें। महात्मा गांधी की आत्मकथा यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग में हमें महात्मा गांधी के जीवन के बारे में झलक देखने को मिलती है। ये स्रोत अधिकारी खातों से अलग होते हैं, और इनके कारण क्या है? पहला, ये सरकारी रिकॉर्ड के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। सरकारी रिकॉर्ड अतीत को फिर से बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उस समय पुलिसकर्मी और अन्य अधिकारी के द्वारा लिखे गए पत्र और रिपोर्ट गुप्त थे, लेकिन अब उन्होंने अभिलेखागार में देखा भी जा सकता है, हमको जाके देख भी सकते हैं। ऐसे ही एक स्रोत 20वीं शताब्दी की शुरुआत में गृह विभाग द्वारा तैयार की गई पक्षी का रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट स्थानीय पुलिस की मार्फत दी गई जानकारी पर आधारित है, लेकिन अक्सर वही व्यक्त करती है जो अधिकारी देखते हैं या जिस पर विश्वास करना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं के विचार उसमें लिखे हुए हैं। उदाहरण के लिए जैसे नमक सत्याग्रह के समय की पाक्षिक रिपोर्टों में ये देखा गया कि गृह विज्ञान विभाग ये मानने को तैयार नहीं था कि महात्मा गांधी के कार्यों के प्रति जनता में कोई व्यापक जन समर्थन पैदा हुआ है। दूसरा, समाचार पत्र रिकॉर्ड। एक और महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? समाचार पत्र। भारतीय और विदेशी दोनों ही समाचार पत्र ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, गांधी जी के राजनीतिक जीवन की खबरों को कवर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों ने यह भी दर्शाया कि आम भारतीय उनके बारे में क्या सोचते थे। हालांकि समाचार पत्रों के लेखों को निष्पक्ष नहीं मानना चाहिए। वे उन लोगों द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिनके अपने राजनीतिक विचार और वैश्विक दृष्टिकोण थे, और इन विचारों ने यह तय किया कि प्रकाशित किया गया और घटनाओं की रिपोर्टिंग किस तरह की। तो ये था इसका आंसर। आइए हम अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 का बी, यानी कि इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन। कई विद्वानों ने ये कहा है कि स्वतंत्रता के बाद में महीने गांधी जी के लिए श्रेष्ठतम क्षण थे, कुछ महीने। इस बात पर विस्तार से आपको क्या करनी, चर्चा करनी। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 को राजधानी में आयोजित समारोह में मौजूद नहीं हुए थे। वे कलकत्ता में थे उस टाइम, लेकिन उन्होंने कहा वहाँ किसी समारोह में भी भाग नहीं लिया वहाँ पे भी, और ना ही झंडा फहराया। उन्होंने खुद को समारोह से बिल्कुल अलग रखा, क्योंकि उनका मानना था कि स्वतंत्रता एक अस्वीकार्य कीमत पर मिली है, यानी राष्ट्र के विभाजन के साथ मिली है, देश का बंटवारे के साथ हमें क्या मिली है? स्वतंत्रता मिली है। उन्होंने समुदाय के बीच आपसी विश्वास और भरोसे की भावना का निर्माण करने की कोशिश की, और वे भारत और पाकिस्तान में विस्थापित लोगों के लिए चिंतित थे उस टाइम में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी ने खुद को राजनीतिक कार्यों और व्यवस्था से बिल्कुल अलग अलग कर दिया,
उन्होंने लोगों को शांत करने, अस्पतालों, शरणार्थी शिविरों को दौरा करने और परेशान लोगों की सांत्वना देने में ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने सिखों, हिंदू और मुसलमानों से अतीत को भूलकर एक दूसरे के भाईचारे और सहयोग पर हाथ बढ़ाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि बुरी घड़ी बीत चुकी है और सभी भारतीयों को सभी वर्गों और धर्मों की समानता के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक सोचा कि भले ही भारत और पाकिस्तान भौगोलिक और राजनीतिक रूप से विभाजित हो गए, उनका बंटवारा हो गए, लेकिन दिल से हम अभी भी क्या है, दोस्त और भाई रहेंगे और शेष विश्व के लिए एक रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे। जब भारत को आज़ादी मिली तब गांधी जी बंगाल में थे। बंगाल में शांति लाने के बाद वे दिल्ली चले गए। वे लोगों की सांत्वना देने के लिए पंजाब भी जाने को तैयार थे। इसलिए कहा जाता है कि अपने अंतिम दिनों में गांधी जी बिना किसी राजनीतिक उद्देश्य के दबाव की शांति लाने के लिए समय बिता रहे थे और वे मानवता की सेवा कर रहे थे। इसलिए उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विद्वानों ने स्वतंत्रता के बाद के महीनों को गांधी जी की श्रेष्ठतम क्षण बताया है। तो ये था इसका 30B का आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट खंड आता है खंड गा। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। आई होप आपको जो आज खंड गा के क्वेश्चन कराएं 8 मार्क्स के, सभी के आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। इससे पहले के जो मैंने खंड करा दिए हैं आप प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। अगर आप बच्चों इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।